अगर किसी ने आपको लीगल पेमेंट के लिए चेक दिया है, चाहे वो पेमेंट उधार के पैसों की हो या कामकाज के पर्पस की या किसी भी तरह की लेन देन की, अगर वो चेक बाउंस होता है तो मैं एडवोकेट आपको आज बताऊंगा कि इस सिचुएशन में आपको इमीडिएटली क्या क्या लीगल स्टेप्स लेने होते हैं अपने पैसे रिकवर करने के लिए, और इस केस को द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत हम किस तरह कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेस कंसल्टेंट्स में आपका स्वागत है। चेक बाउंस या डिसऑर्डर होने के कुछ कॉमन रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि इनसफिशिएंट फंड्स, यानी कि ऑपोजिट पार्टी के अकाउंट में पैसे ही नहीं है, या उसने पेमेंट स्टॉप करवा दी है, या उसके सिग्नेचर मिसमैच है, या उसका अकाउंट क्लोज्ड है, या इसी तरह के और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो जब भी आप ऑपोजिट पार्टी का चेक पेमेंट्स के लिए अपने बैंक में लगाते हो और वो जिस भी रीजन से बाउंस होता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन बैंक आपको राइटिंग में देगा एक मेमो के जरिए, और इस मेमो में ये मेंशन होगा कि वो चेक किस रीजन से बाउंस हुआ है, और इसके अंदर एक डेट होती है, और ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिपीट करता हूं, ये डेट बेहद इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस डेट से अगले 30 दिन के अंदर अंदर हमें ऑपोजिट पार्टी को मैंडेटरी एक डिमांड नोटिस यानी कि लीगल नोटिस भेजना होता है। और अगर हम 30 दिन के अंदर अंदर ऑपोजिट पार्टी को डिमांड नोटिस नहीं भेजते हैं तो हमारा केस द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत नहीं आएगा, फिर हमें सिविल सूट का सहारा लेना पड़ सकता है। इसलिए मैं अपने सभी व्यूअर्स को स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि वो चेक बाउंस होने के विदिन 30 डेज ऑपोजिट पार्टी को अपने एडवोकेट के थ्रू एक लीगल नोटिस जरूर भेजें। अब हम बात करते हैं डिमांड नोटिस के बारे में। डिमांड नोटिस एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है चेक बाउंस केसेस में। डिमांड नोटिस हम किसको भेज रहे हैं, क्या वो एक इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटरशिप है, एलएलपी है, या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या कोई और फर्म या ऑर्गेनाइजेशन है, किस किस को पार्टी बनाना है, किस किस को पार्टी नहीं बनाना है, अपने पैसे किस तरह डिमांड कर सकते हैं, कितने पैसे डिमांड कर सकते हैं, और कौन कौन से पैसे डिमांड नहीं कर सकते, ऑपोजिट पार्टी को कितना टाइम देना है, या इसी तरह के और भी लीगल फैक्ट्स हो सकते हैं। तो डिमांड नोटिस का लीगली फ्रेम होना और बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डिमांड नोटिस में कोई भी चीज गलत डाल देते हो या वो आपके फैक्ट्स या एविडेंसेस से मिसमैच करता है तो ये आपके केस के लिए बहुत एडवर्स सर्कमस्टांसेस पैदा कर सकता है। तो इसलिए मैं अपने सभी व्यूअर्स को स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि वो अपना डिमांड नोटिस किसी एक्सपर्ट एडवोकेट से ही बनवाएं। डिमांड नोटिस के अंदर हम ऑपोजिट पार्टी को 15 डेज का टाइम देते हैं पैसे लौटाने के लिए। अगर 15 डेज के अंदर ऑपोजिट पार्टी हमारे पैसे नहीं लौटाती है और जैसे ही वो 15 डेज पूरे होते हैं उसके अगले 30 दिन के अंदर अंदर हमें कंसर्न कोर्ट में सेक्शन 138 की कंप्लेंट फाइल करनी होती है। अगर इस 30 दिन के अंदर हम अपनी कंप्लेंट कंसर्न कोर्ट में फाइल नहीं करते हैं तो हमारा केस द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत नहीं आएगा, फिर हमें सिविल सूट का सहारा लेना पड़ सकता है, या फिर हमें कोर्ट को एक बोनाफाइड रीजन दिखाना होगा कि हम लेट क्यों आए हैं। फिर ये कोर्ट का अपना डिस्क्रिशन है कि वो हमें केस एडमिट करवाने के लिए ग्रांट करेंगे या नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं इंटरिम कॉम्पेंसेशन के बारे में। इनिशियल स्टेज पे जब हम अपनी 138 की कंप्लेंट कंसर्न कोर्ट में फाइल करते हैं तो इसी स्टेज पे सेक्शन 143A के तहत हम कोर्ट से यह भी गुजारिश करते हैं कि जो भी चेक का अमाउंट है उसका 20% वो हमें इसी स्टेज पे ग्रांट करें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर चेक का अमाउंट 10 लाख रुपए है तो हम कोर्ट से गुजारिश करते हैं कि वो इसी स्टेज पे हमें 2 लाख रुपए का इंटरिम कॉम्पेंसेशन ग्रांट करें। फिर ये कोर्ट का अपना डिस्क्रिशन है कि वो हमें इंटरिम कॉम्पेंसेशन ग्रांट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो वो एक ऑर्डर पास कर देंगे और 2-4 महीने के अंदर हमें इंटरिम कॉम्पेंसेशन कोर्ट के थ्रू ग्रांट हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम सेक्शन 117 के तहत 18% का इंटरेस्ट भी कोर्ट से पे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उस क्वेश्चन के बारे में जो हमारे व्यूअर्स ने हमसे काफी बार पूछा है कि उनका पैसा कब मिलेगा। इसका कोई स्पेसिफिक आंसर तो नहीं है, बिकॉज ये बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस के ऊपर बेस करता है। इनिशियल स्टेज पे जब आपके एडवोकेट ऑपोजिट पार्टी को डिमांड नोटिस यानी कि लीगल नोटिस भेजते हैं और जब वो नोटिस ऑपोजिट पार्टी को मिलता है तो उसको लगता है कि आपने लीगल स्टेप ले लिया है, अब उसको कोर्ट जाना पड़ सकता है।
तो इस डर की वजह से शायद वो आपको पेमेंट लौटाने के लिए ऑफर करे। सेकंड स्टेज पे जब ऑपोजिट पार्टी कोर्ट पहुंचती है और अगर आप दोनों मीडिएशन के लिए एग्री होते हैं, अगर मीडिएशन में आपका कॉम्प्रोमाइज होता है, तो एक ये स्टेज होती है पैसे मिलने की। थर्ड स्टेज, मान लीजिए अगर ऑपोजिट पार्टी के पास अभी पैसे नहीं है मगर चलते ट्रायल के दौरान उसके पास कहीं से पैसे आ जाते हैं, तो फिर वो आपको ऑफर कर सकता है कि आप अपना केस विड्रॉ कर लीजिए, वो आपके सारे पैसे वापस कर रहा है। फोर्थ स्टेज तब होती है जब ऑपोजिट पार्टी को लगता है कि वो केस हार सकता है, उसके ऊपर फाइन या उसको इंप्रिजनमेंट हो सकती है, तो इस डर की वजह से वो आपको पूरे पैसे वापस करने की भी प्रॉमिस या कमिटमेंट करता है। और लास्ट स्टेज तो जजमेंट की होती है। अगर जजमेंट आपके फेवर में आता है तो आपको कोर्ट के थ्रू सारा पैसा मिल सकता है, मगर इन सब चीजों में टाइम लगता है, आपको पेशेंस रखना होगा और इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। अब हम बात करते हैं लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में। जब आपकी 138 की कंप्लेन कंसर्न कोर्ट में एडमिट हो जाती है तो कोर्ट ऑपोजिट पार्टी को समन करता है। जब ऑपोजिट पार्टी कोर्ट आती है तो उसको अपनी बेल लेनी होती है, बिकॉज चेक बाउंस एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इसके अंदर 2 साल तक की इंप्रिजनमेंट हो सकती है या चेक के डबल अमाउंट तक का भी फाइन हो सकता है, या पनिशमेंट और फाइन दोनों भी हो सकते हैं। तो बेल लेने के बाद कोर्ट दोनों पार्टी से पूछता है कि क्या वो इस स्टेज पे सेटलमेंट करना चाहेंगे। अगर दोनों पार्टी एग्री होती है तो दोनों को मीडिएशन में भेज दिया जाता है। अगर मीडिएशन के अंदर दोनों के बीच कुछ कॉम्प्रोमाइज होता है तो ये केस आगे नहीं चलता है। अगर दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है या दोनों पार्टी मीडिएशन के लिए एग्री नहीं होती है तो कोर्ट ऑपोजिट पार्टी के ऊपर सेक्शन 251 सीआरपीसी का नोटिस फ्रेम करता है और ऑपोजिट पार्टी का एडवोकेट सेक्शन 145(2) की एप्लीकेशन फाइल करता है और पूरा केस ट्रायल पे आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि कोर्ट के समन के बावजूद भी अगर ऑपोजिट पार्टी कोर्ट नहीं पहुंचती है तो इस केस में क्या होगा। सबसे पहले तो कोर्ट ऑपोजिट पार्टी के अगेंस्ट बेलेबल वारंट इशू करेंगे और कंसर्न पुलिस ऑफिसर से बेलेबल वारंट ऑपोजिट पार्टी के घर देने जाएंगे और उसको इन्फॉर्म करेंगे कि उसको उस दिन इस केस में कोर्ट आना है। अगर इसके बावजूद भी ऑपोजिट पार्टी जानबूझ के कोर्ट नहीं पहुंचती है तो कोर्ट ऑपोजिट पार्टी के अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट इशू कर देंगे। यानी कि अब पुलिस के पास ये पावर है कि वो ऑपोजिट पार्टी को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करें। और अगर इसके बावजूद भी ऑपोजिट पार्टी जानबूझ के कोर्ट नहीं पहुंचती है तो कोर्ट सेक्शन 82 सीआरपीसी के तहत प्रोक्लेमेशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे। और अगर इस दौरान भी ऑपोजिट पार्टी जानबूझ के कोर्ट नहीं पहुंचती है तो कोर्ट ऑपोजिट पार्टी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देंगे। यानी कि अब ऑपोजिट पार्टी के ऊपर अलग से एक और ऑफेंस लग गया है और अब कोई भी पुलिस ऑफिसर पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऑपोजिट पार्टी को बिना वारंट के कभी भी कहीं से भी अरेस्ट कर सकता है और अब उसको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता जब तक ऑपोजिट पार्टी कोर्ट को एक बोनाफाइड रीजन ना दिखा दे कि वो कोर्ट क्यों नहीं आया था। इसलिए मैं अपने सभी व्यूअर्स को स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि वो कोर्ट के समन का रिस्पेक्ट करें और कोर्ट जरूर जाएं। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में। अगर चेक बाउंस होने के विद इन 30 डेज आप किसी भी रीजन से ऑपोजिट पार्टी को डिमांड नोटिस नहीं भेज पाए तो क्या करें। इस केस में आपको समझना होगा कि चेक की वैलिडिटी 3 महीने की होती है और अगर चेक में अभी भी डेट अवेलेबल है तो आप उस चेक को दोबारा से बैंक में प्रेजेंट कीजिए। आपको दोबारा से बैंक से रिटर्निंग मेमो मिलेगा और फिर आपके पास दोबारा से 30 दिन होंगे ऑपोजिट पार्टी को डिमांड नोटिस यानी कि लीगल नोटिस भेजने के लिए। दूसरे सिनेरियो में अगर चेक की डेट अवेलेबल नहीं है तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर हम ये केस द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत तो नहीं कर पाएंगे, फिर हमें सिविल सूट का सहारा लेना पड़ सकता है। उसके अंदर हमारे पास ऑर्डर 37 या सूट फॉर रिकवरी का ऑप्शन होता है। उसके ऊपर हमने बाकायदा अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस लिंक को क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा और आपको इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि चेक बाउंस केसेस में आपको क्या क्या लीगल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। किसी भी लीगल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है
484040 या आप हमारी वेबसाइट pacelegalconsultants.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं या कमेंट करके अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हम इसी तरह आपकी लीगल नॉलेज और ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।